यूपी के नेताओं से मुझे बड़ी शिकायत है। अभी बिहार का हमारा एंटरटेनमेंट ठीक चल रहा था, ऐसे में बुआ बबुआ और बीजेपी थोड़ा इंतजार कर लेते हमारे मनोरंजन के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा तमाशा वहां खड़ा कर दिया है। 9 नवंबर को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के ठीक पहले बीएसपी के 7 एमएलए टूट करके बगावत करके बाहर आ गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे नाम पर बीएसपी के जिस कैंडिडेट का पर्चा भरा गया उसमें हमारे दस्तखत फर्जी हैं, ऐसा 5 एमएलएज ने कहा। लेकिन माननीय मायावती जी को गुस्सा आया, उन्होंने सुबह सुबह 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया है और अब विधानसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राज्यसभा चुनाव दरअसल पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का एक बड़ा भारी ट्रेड है जिस पर हम लोग कम ध्यान देते हैं क्योंकि वो आम जनता से सीधे जुड़ने वाला चुनाव नहीं है, लेकिन इसमें बहुत तिलिस्म, बहुत तिकड़म, बहुत हंगामा खेज पॉलिटिक्स होती है। उसी को समझ लीजिए फिर से यूपी में क्या हुआ है। यूपी से इस बार 9 नवंबर को जो चुनाव होगा उसमें 10 राज्यसभा सदस्य जीत करके आ पाएंगे। 8 बीजेपी के क्लियर हैं, 9 के लिए 9वें आदमी के लिए बीजेपी के पास 18 वोट हैं, लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और कहीं से दूसरे एमएलए को जुटा लेते वोट करने के लिए, ये काम उन्होंने नहीं किया। उधर अखिलेश का एक कैंडिडेट क्लियर जीत रहा है समाजवादी पार्टी का, दूसरे के लिए वो भी एफर्ट मार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अचानक, कोई इसकी चर्चा नहीं थी, प्रकाश बजाज नाम के एक जो पेशे से वकील हैं लेकिन बिजनेस फैमिली से आते हैं, उनको खड़ा कर दिया। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि हम तो इनसे बात करना चाह रहे थे कि आपस में तय कर लेते हैं कि एक कैंडिडेट को कौन सपोर्ट करेगा, लेकिन अब अखिलेश के लोगों का कहना है कि नहीं, हम तो बीजेपी के साथ इनकी जो हॉबनॉब चल रही थी उसको एक्सपोज करना चाहते हैं और इसका सबूत मिल गया। आज की जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है वो ये है कि मायावती जी ने खुद ये कहा कि मैं बदला लूंगी, अखिलेश ने जो मेरे साथ किया है इसका हिसाब किताब जनवरी में जो चुनाव होगा एमएलसी का, उसमें मैं इसका हिसाब करूंगी, भले इसके लिए मुझे बीजेपी को सपोर्ट देना पड़े, लेकिन सपा के कैंडिडेट को मैं हराऊंगी जरूर। जाहिर है कि अभी तो सबका ध्यान बिहार पर है कि वहां से क्या बड़ा राजनीतिक मैसेज आएगा। उसके बाद बंगाल, तमिलनाडु, केरल का नंबर लगा हुआ है। यूपी का चुनाव तो मार्च 2022 में जाकर के होना है, इसलिए हमको लगता था कि बंगाल के चुनाव के बाद शायद यूपी पर फोकस बढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वहां अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत ही मजबूत स्थिति में है। लेकिन वहां पर भी चूंकि जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है, जिस प्रकार की कंट्रोवर्सीज हैं, उसमें अपोजिशन के लिए स्पेस है। लेकिन अपोजिशन की हालत देखिए, सपा बसपा कॉम्बिनेशन बन चुका, हार चुके, सपा कांग्रेस का कॉम्बिनेशन बन चुका, हार चुके। ऐसे में अखिलेश को यह लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार किसी के साथ अलायंस न करे, और मायावती चूंकि बीजेपी के साथ है या नहीं है ये साफ नहीं हो रहा है। मुसलमानों में कंफ्यूजन होगा, मुसलमान का उनका कंसोलिडेशन हो जाएगा, कुछ बैकवर्ड वोट यादव डोमिनेंट कास्ट के साथ उनके पास है ही। बीजेपी की नजर क्या है कि इस डोमिनेंट कास्ट को छोड़ करके किस तरह से जो दूसरे पिछड़े हैं और दलित हैं उनमें इनरोड बनाया जाए। बीजेपी में यूपी में खास करके इस पर काफी काम भी हुआ है, लोग उनके साथ काफी हद तक आए भी हैं, और बीजेपी बिहार जैसा नहीं है, वहां पर कम्युनल पोलराइजेशन भी अलग ढंग से चलता है, बिहार में नहीं चलता। ऐसे में मायावती और अखिलेश दोनों अगर लड़ाई में लगे रहते हैं तो ट्रायंगुलर चुनाव में क्या होगा। तो इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो हमको एक बात ये समझाते हैं कि सीधी लड़ाई में भी बीजेपी जीत करके आ गई, आप कह सकते हैं कि वो मोदी मैजिक था, लेकिन ट्रायंगुलर में बीजेपी को फायदा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से वहां पर सबके अपने अपने जनाधार हैं, उसमें हो सकता है कि इस बार सपा और बसपा दोनों को लगे कि बिना अलायंस की ही पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन जितना सपा वहां पर सक्रिय है और बीजेपी पर सीधा हमला करती है, बीएसपी की जुबान में थोड़ा परिवर्तन है। बीजेपी के अगर खास करके बहन मायावती के आप ट्वीट लाइन को ही देखेंगे तो पाएंगे कि उनका हमला सपा और कांग्रेस पर ज्यादा होता है, बीजेपी पर कम होता है। बीजेपी की थोड़ी सी कस्टमरी आलोचना होती है, मांग होती है, हाथरस जैसी घटनाएं हो जाएं तो थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए, दुख प्रकट करते हुए वो मांगे अपनी सामने रख देती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं पर केंद्र या राज्य के स्तर पर जिसको कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन, वो लड़ाई मायावती नहीं लड़ रही हैं। इसीलिए अखिलेश की शायद नजर इस बात पर है कि जब अगर ये बीजेपी के साथ हॉबनॉब नजर करती हुई आएंगी, जो इनके बारे में हमेशा लोगों को शक रहता है, तो शायद उस
अखिलेश की तरफ जो अपोजिशन माइंडेड वोट हैं उनका कंसोलिडेशन बेहतर हो जाएगा। जाहिर है कि चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव ने एक वो नया पुश और ट्रिगर दे दिया है कि जहां भी ये लोग अपने कंसोलिडेशन के लिए ज्यादा कार्रवाई शुरू कर देंगे, जल्दी कार्रवाई शुरू कर देंगे। बीएसपी की नियति देखिए, उसकी नियति टूटना ही है। राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, हर जगह उसके लोग एक न एक समय पर टूटते हैं। ये माननीय कांशीराम जी के समय से सिलसिला चला आ रहा है। मायावती इसका इलाज ढूंढ नहीं पाई हैं कि जिन लोगों को वो चुनती हैं, जिनको इतना बड़ा मौका देती हैं, उसके बाद वो क्यों इनके साथ इस तरह का धोखा करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ एक बड़ा विवाद का विषय हो गया है। इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं ना कहीं कोई स्केप रूट मिलता है, सूट करता है, लेकिन एंटी डिफेक्शन कानून इसमें से एक हाईलाइट मुद्दे की तरह से, गंभीर मुद्दे की तरफ से आता है कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। लेकिन अभी तक पार्टियों के बीच में या न्यायपालिका के लेवल पर इसके जो लूप होल हैं उनको बंद करने पर कोई चर्चा नहीं है, और ये एक हमारी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है, और इसको जो डिसफंक्शनल बनाता है, डिस्टॉर्ट करता है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का एक बहुत बड़ा रोल है। शायद किसी वक्त सबकी आंखें खुलें और इस पर भी कुछ वो करें, लेकिन फिलहाल बिहार के बाद फिर हम यूपी पर लौटेंगे, लेकिन अभी 10 नवंबर पर बिहार पर फोकस रखते हैं। ब्रेकिंग व्यूज में आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आती है तो हमको लाइक कीजिए, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक मत कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।